अभी इसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर में डिजीजेज और बचे हैं, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे एक डिजीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया, और हमने फिनाइल कीटोन्यूरिया को अभी पढ़ा था। इस एग्जांपल में अभी हमने पढ़ा है फिनाइल कीटोन्यूरिया, प्लेयोट्रॉपी में पढ़ा है। किसमें पढ़ा है? प्लेयोट्रॉपी में। चलिए, तो अब अलग हेडिंग है फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया के साथ साथ एल कैप्टोन्यूरिया और एल्बनिन के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता देना। तो इसको देखते हैं, ये हमने पढ़ा भी था जब हम पढ़ रहे थे प्लियोट्रॉपी। दो एग्जांपल नोट किया था प्लियोट्रॉपी में, एक एबीओ और दूसरा इसको नोट किया था फिनाइल कीटोन्यूरिया, है ना। चलिए, तो एक अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड का नाम है फिनाइल एलानिन। क्या नाम है? फिनाइल एलानिन नाम है। और फिनाइल एलानिन एक एंजाइम है, उस एंजाइम से बदल जाता है अगले अमीनो एसिड में, और एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड में चेंज होता रहता है हमारे बॉडी में, है। इसको अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिज्म। इसी वजह से अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी इस कन्वर्जन में, तो बीमारी को बोला जाएगा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो ये अमीनो एसिड है, क्या नाम है इसका? फिनाइल एलानिन। क्या नाम है? फिनाइल एलानिन। और एक एंजाइम का नाम लिखा है, नाम पढ़िए, पहले भी बता लिया है ना, तब पढ़ा था हम लोगों ने, अभी प्लियोट्रॉपी में बताया था। क्या है एंजाइम? क्या नाम है एंजाइम का? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, PAH। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये ये जो एंजाइम है, ये इस अमीनो एसिड को, क्या नाम है इसका? फिनाइल एलानिन, इसको बदल देता है किसमें? टायरोसिन में। तो एक स्टेप ये आपको दिखा रहे हैं, एक कन्वर्जन जहां फिनाइल एलानिन कन्वर्ट हो रहा है किसमें? टायरोसिन में। किस एंजाइम से? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। क्लियर है ये? ओके। अब ये बताओ, एंजाइम तो प्रोटीन है, प्रोटीन सिंथेसिस जुड़ा होगा किसी जीन से, जीन होगा, जीन मतलब डीएनए, डीएनए मतलब आरएनए, है ना। आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम। तो अगर कोई जीन है जिसमें म्यूटेशन हो जाए, उस जीन में म्यूटेशन हो गया जो इस एंजाइम को सिंथेसाइज कर रहा था, तो अब तो ये जो एंजाइम है वो बन ही नहीं पाएगा। कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। जब नहीं बनेगा तो क्या ये कन्वर्जन होगा? नहीं होगा। और जब ये एंजाइम ही एब्सेंट हो जाएगा तो ये कन्वर्जन तो होगा नहीं, तो इस अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं हो पाएगा। मतलब फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। जब ये कन्वर्जन नहीं होगा तो क्या बढ़ जाएगा? फिनाइल एलानिन। तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज के न होने पे किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? फिनाइल एलानिन की। क्योंकि अगर ये एंजाइम होता तो इसको कन्वर्ट कर देता, टायरोसिन में अब नहीं है, तो अमीनो एसिड बढ़ा हुआ मिलेगा। कहां होता अमीनो एसिड? ब्लड के प्लाज्मा में होता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? बढ़ा हुआ मिलेगा। कौन सा अमीनो एसिड? फिनाइल एलानिन। अब जब ये बढ़ा हुआ होगा तो ये फिनाइल एलानिन ये अपने दूसरे डेरिवेटिव में बदल जाएगा। ये अपने दूसरे डेरिवेटिव में बदल जाएगा। जैसे देखो, फिनाइल पार्विक एसिड, फिनाइल एस्टिक एसिड, ठीक है, और भी होते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा, हमने नोट कर दिया। तो फिनाइल पार्विक एसिड में चेंज हो गया, और ये जाकर के कहा एक्युमुलेट होने लगेगा? ब्रेन में, न्यूरॉन के बीच बीच में इकट्ठा होने लगेगा। तो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है वो दिमागी रूप से क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। तो क्या करेगा ये? मेंटल रिटार्डेशन। क्या कर देगा? मेंटल रिटार्डेशन। अब क्योंकि ये एंजाइम नहीं है तो लगातार ये जो है ब्लड में बढ़ता ही जा रहा है, ब्लड में बढ़ता ही जा रहा है, तो एक ऐसा समय आएगा जब किडनी अपने हाथ खड़े कर देगी, देख भैया अब हम नहीं इसको फिल्टर कर पाएंगे। तो अब ये अमीनो एसिड कहां से एक्सक्रीट होने लगेगा? यूरिन से। और जब फिनाइल एलानिन यूरिन से एक्सक्रीट आउट होगा तो कहेंगे फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो कौन सा एंजाइम है जिसके कमी से फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। याद रखिएगा। तो एक कन्वर्जन ये दिखाना आपको, दूसरा कन्वर्जन ये आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये अमीनो एसिड है जिसका नाम है टायरोसिन।
इस पे एक एंजाइम काम कर रहा है जिसका क्या नाम है, टायरोसिनेज। ये टायरोसिनेज कई स्टेप है, हमने सारे स्टेप नोट नहीं किए हैं, जरूरत भी नहीं है। तो टायरोसिन पे टायरोसिनेज काम करेगा, इंटरमीडिएट आता है डोपा, डोपामीन, और ये क्या करेगा, टायरोसिन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, मेलानिन। और आपको मालूम है मेलानिन जो है रिस्पॉन्सिबल है बॉडी कलर के लिए, स्किन कलर के लिए और हेयर कलर के लिए, है ना। तो अब अगर ये एंजाइम न बने, म्यूटेशन हो गया वो जीन में जो इस एंजाइम को बना रहा था, इस एंजाइम को, टायरोसिनेज को, तो क्या ये मेलानिन सिंथेसाइज होगा, नहीं हो पाएगा। जब मेलानिन सिंथेसिस नहीं होगा तो कंप्लीट व्हाइट बॉडी हो जाएगी, मतलब स्किन का कलर, हेयर का कलर, ठीक है, और आईब्रो सारे, इस पूरा स्किन, पूरा हेयर, सब कुछ क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। इस बीमारी को क्या बोला जाता है, एल्बिनिन। क्या बोला जाता है, एल्बिनिन कहा जाता है। और ऐसे इंडिविजुअल को क्या नाम दिया जाता है, एल्बिनो। क्या नाम दिया जाता है, एल्बिनो कहा जाता है इंडिविजुअल्स को। तो इंडिविजुअल्स को एल्बिनो कहा जाता है, कंप्लीट व्हाइट बॉडी वाले को, और बीमारी को बोला जाता है एल्बिनिन। क्या नाम दिया जाता है, बीमारी को एल्बिनिन का नाम दिया जाता है। दूसरा कन्वर्जन, एक कन्वर्जन और आपको दिखा रहे हैं, और इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक अमीनो एसिड का कन्वर्जन दिखाई दिया है। टायरोसिन कई स्टेप के बाद किसमें बदल जाएगा, होमोजेनेसिक एसिड में। किसमें बदल जाएगा, होमोजेनेसिक एसिड में बदल जाएगा। अब एक एंजाइम है जिसका नाम है होमोजेनिसेट ऑक्सीडेज, या आप इसको बोल सकते हैं होमोजेनेसिक एसिड ऑक्सीडेज। तो चाहे आप होमोजेनेसिक एसिड ऑक्सीडेज बोले, और चाहे आप इसको होमोजेनिसेट ऑक्सीडेज बोले, है ना, ये भी इसके दूसरे इंटरमीडिएट बना देता है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। हमें क्या याद करना है, ये एंजाइम है, ये एंजाइम अगर न बने, क्यों नहीं बनेगा, बनाने वाले जीन में म्यूटेशन हो गया। तो जब ये नहीं बनेगा तो इस बार क्या ब्लड में बढ़ने लगेगा, अगर ये एंजाइम एब्सेंट हो जाए तो इस बार ब्लड में क्या बढ़ने लगेगा, इस बार ब्लड में बढ़ने लगेगा होमोजेनेसिक एसिड, ठीक है। होमोजेनेसिक एसिड जो है वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट होने लगेगा इस एंजाइम के ना होने पे। और जैसे ही होमोजेनेसिक एसिड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और उस ऑक्सीडाइज्ड होमोजेनेसिक एसिड को बोला जाता है एल्केप्टोन। एल्केप्टोन कहा जाता है किसको, ऑक्सीडाइज्ड होमोजेनेसिक एसिड को एल्केप्टोन बोला जाता है। और कब ये होता है, जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, है ना। तो जैसे ही जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है, वो अफेक्टेड इंडिविजुअल जहां इस एंजाइम की डिफिशिएंसी है जिसका क्या नाम है, होमोजेनिसेट ऑक्सीडेज, अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ये यूरिन से पास आउट होने लगेगा होमोजेनेसिक एसिड। और जैसे ही यूरिन एयर के कांटेक्ट में आएगा, ये होमोजेनेसिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जब ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वो कहलाएगा एल्केप्टोन, ठीक है। और एल्केप्टोन का जो कलर है वो कैसा होता है, ब्लैक हो जाता है। तो अफेक्टेड इंडिविजुअल जैसे ही मैच्योरेट करेगा, उसको दिखाई देगा कि जो यूरिन का कलर है वो क्या हो चुका है, ब्लैक हो चुका है, ठीक है। इसी बीमारी को क्या बोला जाता है, एल कैप्टोन्यूरिया। क्या बोला जाता है, ठीक है, एल कैप्टोन्यूरिया। और इसी को क्या बोला जाता है, ब्लैक यूरिन डिजीज। क्या बोला जाता है, ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है एल कैप्टोन्यूरिया। तीन एंजाइम की डिफिशिएंसी आपको दिखाए हैं, एक दिखाया है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, एक दिखाया है होमोजेनिसेट ऑक्सीडेज, और एक दिखाया है टायरोसिनेज। तो तीन एंजाइम की डिफिशिएंसी से तीन होने वाली बीमारियां दिखा रहे हैं। एक दिखाया है फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक दिखाया है एल कैप्टोन्यूरिया, है ना, एल कैप्टोन्यूरिया शॉर्ट फॉर्म में AQU, एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया को क्या बोला जाता है, PKU। और अगर टायरोसिनेज नहीं होगा तो कंप्लीट व्हाइट बॉडी हो जाएगी, स्किन का कलर व्हाइट हो जाएगा, पूरा होल बॉडी, और हेयर का कलर जो है व्हाइट हो जाएगा। कंप्लीट व्हाइट बॉडी को बोला जाएगा एल्बिनो, और डिजीज को क्या बोला जाएगा नाम दिया जाएगा एल्बिनिन। क्या नाम दिया जाएगा, एल्बिनिन नाम दिया जाएगा। एक खास बात, ये तीनों बीमारियां आपने नोट किया है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर का जो कॉलम है,
अब बताइए कैसे डिसऑर्डर है? तीनों डिजीजेज क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव है। ये तीनों बीमारियां क्या है? ऑटोसोमल रेसेसिव है। तो 3 एंजाइम का नाम याद रखना है। ये तो जरूरी याद रखना, ये तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिनाइलकेटोन्यूरिया। ये भी दोनों अगर आप याद रख लोगे तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले तो बहुत पूछा जाता था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। 3 एंजाइम का नाम याद रखना है जिनके डिफिशियंसी से ये बीमारियां हो। क्या? और यहाँ पे कुछ और पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे ये देखो, ये दूसरे अपने डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से ये कारण बन गया है किसका? मेंटल रिटार्डेशन का। किसका? मेंटल रिटार्डेशन। क्या देखते हैं क्या दिया है एनसीईआरटी। ओके, तो ये देखिए, ये मेटाबोलिन का जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक, कैसी बीमारी है आप तो जानते हैं क्या? ऑटोसोमल रेसेसिव है। अफेक्टेड इंडिविजुअल में एक एंजाइम नहीं बनेगा जो क्या करता है, जो कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड फिनाइल एलानिन को किसमें? टायरोसिन में। तो कौन सा एंजाइम है वो? क्या नाम है उसका? फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। तो फलस्वरूप क्या होगा? जो फिनाइल एलानिन है वो एक्युमुलेट होगा, वो कन्वर्ट हो सकता है अपने दूसरे डेरिवेटिव में, जैसे फिनाइल पार्विक एसिड है ना, और भी डेरिवेटिव है जैसे फिनाइल एस्टिक एसिड। ये एक्युमुलेशन अगर ब्रेन में होगा तो क्या कर देगा? मेंटल रिटार्डेशन करा देगा। इसके अलावा ये बढ़ा हुआ जो फिनाइल एलानिन है वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट होगा, और बीमारी को क्या कहा जाएगा? फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या बोला जाएगा? फिनाइल कीटोन्यूरिया कहा जाएगा। अब 2 डिजीजेज और इसमें हमने पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है यहाँ पे थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया दोनों ऐसे डिसऑर्डर हैं जहां हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट होता है। कहां डिफेक्ट होता है? हीमोग्लोबिन। बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिकल सेल एनीमिया तो हर साल आता है, तो थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया से कोई ना कोई सवाल जरूर रहेगा। तो देख लेते हैं थैलेसीमिया के बारे में, फिर उसके बाद से सिकल सेल एनीमिया हम लोग पढ़ेंगे। कैसा डिसऑर्डर होता है थैलेसीमिया? यही बगल में जहां ये थैलेसीमिया है, 2 कॉलम लीजिए। एक साइड में लिखिए अल्फा थैलेसीमिया, और एक साइड में लिखिए बीटा। तो एक साइड में अल्फा थैलेसीमिया और एक साइड में लिखिए बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या सवाल है। सबसे पहले ये कहेगा कि जो म्यूटेटेड जीन है, अगर आप अल्फा थैलेसीमिया की बात करोगे तो किस क्रोमोसोम पे है वो, और फिर बीटा थैलेसीमिया की बात करोगे तो वो जीन जो है वो कहाँ लोकेट कर रहा है। तो क्रोमोसोम का नंबर याद करना। ठीक है, तो जो अल्फा थैलेसीमिया है उसमें जो म्यूटेटेड जीन है जिसकी वजह से अल्फा थैलेसीमिया होता है, वो किस क्रोमोसोम पे है? किस पे है? अगर आप बीटा थैलेसीमिया की बात करोगे तो जो म्यूटेटेड जीन है, जो अफेक्टेड जीन है, वो कहां है? ठीक है, चलिए। तो अब क्या क्या पॉइंट्स हमें नोट करना है? तो सबसे पहले यही हमें नोट करना है, ठीक है ना, कि कौन सा अफेक्टेड जीन है, अफेक्टेड जीन कहां है, कौन सा अफेक्टेड जीन है और अफेक्टेड जीन कहां है। तो जैसे ये देखिए, यहाँ क्या कह रहा है? अल्फा थैलेसीमिया
कंट्रोल हो रहा है टू क्लोजली लिंक्ड जीन से। ठीक है, आप याद रखिएगा। तो यहां पे हमें मालूम है कि मेंडेलियन डिसऑर्डर जो है वो एक सिंगल जीन से कंट्रोल हो रहा है, होता है। लेकिन फिलहाल यहां देखो क्या लिखा हुआ है, जो अल्फा थैलेसीमिया है वो एक जीन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्या कह रहा है, टू क्लोजली रिलेटेड लिंक्ड जीन है जिनसे कंट्रोल हो रहा है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, नहीं तो आपको लगेगा दो कैसे हो सकता है, क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर तो एक ही जीन से जुड़ा हुआ है। तो ये बात आपको याद रखनी है, अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल होता है टू क्लोजली लिंक्ड जीन से। क्या नाम है उसका, नाम है HbA1 और नाम है HbA2, HbA1 एंड HbA2, HbA1 और HbA2। ओके, तो आप इसमें आइए जरा लिखिए, अल्फा थैलेसीमिया में, अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल्ड बाय, अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल्ड बाय, अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन, अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन। नाम नोट करिएगा, क्या नाम है, जीन का नाम बताइए, HbA1 एंड HbA2, HbA1 एंड HbA2, लोकेटेड ऑन, HbA1 HbA2 लिखने के बाद देख के नोट करिएगा, HbA1 एंड HbA2 लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 16, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। ठीक है, इस वाले कॉलम में आइए, लिखिए, बीटा, बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय, बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय, बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन। इस साइड में क्या लिखा था, टू क्लोजली लिंक्ड जीन, यहां क्या नोट कर रहे हो, एक सिंगल जीन, कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन। अब यहां पे एक ही है तो नंबर देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और जीन देखिए क्या है, HBB, HBB। ठीक, तो यहां देखिए ये हीमोग्लोबिन का डिफेक्ट है, इस वजह से यहां पे क्या लिखा हुआ है, HB, और ये बी जो है बीटा के लिए है, और जो ए आया है वो अल्फा के लिए। तो HBB, यहां क्या नोट किया था, HbA1 और HbA2। तो यहां पे टू जीन के बारे में बात किया, यहां पे एक जीन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, HbB कामा लगा के, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर, लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर कौन सा है, 11। ठीक है, 11, ये नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अल्फा के लिए क्या है, 16 है ना, 16, और बीटा के लिए क्या है, 11। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। चलिए, यह है आपका दो कॉलम, अल्फा थैलेसीमिया का और बीटा थैलेसीमिया का, देख लीजिए इसको। ठीक है, तो ये आरबीसी दिखा रहे हैं आपको दो, ये अल्फा थैलेसीमिया में और ये है बीटा थैलेसीमिया में। कहाँ होता है हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर होता है। कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन बना होता है 4 पॉलीपेप्टाइड का, 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं। पढ़ा हम लोगों ने, प्रोटीन पढ़े थे क्वाटनरी में, है ना। हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन होता है, क्वाटनरी होता है। इधर आइए, नाम है अल्फा थैलेसीमिया। तो देखो इधर, अल्फा थैलेसीमिया में जो अल्फा चेन है हीमोग्लोबिन का,
वो चेन कम सिंथेसाइज होगा। बीटा थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन है वो कम सिंथेसाइज होगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब अल्फा थैलेसीमिया नाम है, तभी तो नाम है क्योंकि अल्फा चेन जो है डिफेक्टेड है, वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा है या वो अब्सेंट हो गया। तो इसके कमी को पूरा करने के लिए जो बीटा चेन है, इस वाले में, अल्फा वाले में, अल्फा चेन की कमी को पूरा करने के लिए बीटा चेन ज्यादा सिंथेसाइज होने लगेगा। जबकि बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा, बीटा चेन कम सिंथेसाइज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, जो अल्फा चेन है वो ज्यादा सिंथेसाइज हो। ठीक है, और जब ऐसा हो जाएगा तो आपको मालूम है पॉलीपेप्टाइड से इसे बन नहीं पाएगा। ठीक, तो होगा क्या, जो हीमोग्लोबिन है, हाँ, कैपिटल एच स्मॉल बी हीमोग्लोबिन, ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, पीपीटी बना लेगा। क्या, इन दोनों केस में क्या हो जाएगा, जो हीमोग्लोबिन है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। आप पूरा नोट करिएगा, ठीक है ना, कि हीमोग्लोबिन का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो होगा क्या, आरबीसी का डिग्रेडेशन हो जाएगा। आरबीसी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो किसका कारण बन जाएगा, ये मियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही है थैलेसीमिया, अल्फा और बीटा। तो अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन नहीं बनना है और बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन नहीं बनना है या कम बनना है, दोनों केसेज में। अल्फा थैलेसीमिया जब नाम होगा तो दो बातें हो सकती हैं, या तो अल्फा चेन कम सिंथेसाइज होगा, अल्फा पॉलीपेप्टाइड कम सिंथेसाइज होगा, या तो हो सकता है नो सिंथेसाइज हो। यही बीटा के केस में भी होगा, हो सकता है न बने या हो सकता है कम सिंथेसाइज हो। अल्फा चेन के कंपनसेशन के लिए बीटा चेन बढ़ जाएगा और बीटा चेन को कंपनसेट करने के लिए, इसके कमी को पूरा करने के लिए अल्फा वाला बढ़ जाएगा। यहाँ पे दोनों केसेज में हीमोग्लोबिन का प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, आरबीसी टूट जाएगी और क्या, एनीमिया का कारण होगा। क्या, ये है थैलेसीमिया। कहा एक पेयर जीन का नाम लिया और कहा एक जीन का नाम लिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या बताया, पेयर ऑफ जीन, बीटा थैलेसीमिया में क्या बताया, हाँ, सिंगल जीन। क्या है जीन का नाम बताओ, HbA1 HbA2 और इधर Hb। इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, भूलना नहीं। इतने सवाल है इसमें, ठीक है। चलिए अब ये क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, पहले हम लोग पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया, फिर इस बारे में बात करेंगे। वो हमें डिफरेंस पता ही नहीं करना है। जब एनीमिया हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे, बाकी क्या प्रोसीजर है उसके पीछे तो हमने बता ही दिया। क्यों ऐसा हुआ है ये हम जान गए हैं, क्यों ऐसा हुआ है, अल्फा थैलेसीमिया में क्यों ऐसा हुआ है, अल्फा चेन कम सिंथेसाइज हुआ था, उसको कंपनसेट करने के लिए बीटा ज्यादा बन गया था, आरबीसी टूट गई है तो एनीमिया हो गया। उसका कारण तो दूसरा था, उसी वजह से तो दूसरा डिफेक्ट है। वहां पे क्या डिफेक्ट है, इसमें अल्फा चेन डिफेक्टेड है, उस वाले में क्या डिफेक्टेड है, बीटा। तो वहां पे आरबीसी के फ्रेगमेंटेशन का कारण है बीटा चेन ज्यादा सिंथेसाइज हो गया, जबकि यहाँ पे क्या है, तो अलग अलग है ना, दोनों का जो आउटकम है वो एक है, लेकिन दोनों जो एनीमिया है वो अलग अलग कारण से हो रहा है, यही तो पता करना था हमें। अब इसमें सिकल सेल एनीमिया से एक सवाल आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है सिकल सेल एनीमिया। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा।
एक हेडिंग दीजिए, ये जल्दी नोट करिए जरा। एक एक पॉइंट देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया कैसा डिसऑर्डर है, सब लोग जानते हैं। 10 एग्जांपल हमने याद किए हैं, किसमें? ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, एल्बिनिज, है ना, विल्सन डिजीज, गाशर डिजीज, टे सैक डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो उसी में से एक ये है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। तो कैसा ट्रेट है? ऑटोसोमल रेसिव, ठीक है, ऑटोसोमल। और आपको मालूम है ना कि ऑटोसोमल अगर ट्रेट होगा, बीमारी अगर ऑटोसोमल होगी, तो मेल और फीमेल दोनों क्या होंगे? इक्वली अफेक्ट होंगे। क्या होंगे? इक्वली अफेक्ट होंगे। चलिए, तो यहां पे यही यही पॉइंट लिखा, ये सभी ऑटोसोमल डिजीजेस के लिए एप्लीकेबल है ना। जैसे हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा था, तभी तो हमने कहा था कि मेल और फीमेल इक्वली अफेक्ट होंगे, है ना। तो इसमें किसी पार्टिकुलर डिजीज का नाम नहीं याद करना है, हमें यह ध्यान देना है कि अगर ऑटोसोमल डिसऑर्डर होगा तो मेल और फीमेल को क्या करेगा? बराबर प्रभावित करेगा, यही लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट आपने ये नोट किया कि ऑटोसोमल रेसिव डिसऑर्डर है, आप जानते हैं मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड है ना। यहां देखिए, अगर आप म्यूटेटेड जीन की बात करोगे तो सिकल सेल एनीमिया वाला जो म्यूटेटेड जीन है वो किस क्रोमोसोम पे है? 11 पे, ठीक है। तो म्यूटेटेड जीन लोकेट करता है क्रोमोसोम नंबर 11 पे।
एक जीन के कितने एलील होते हैं? 2। तो यहां पर भी जो म्यूटेटेड जीन है इसके पास कितने एलील हैं? 2 एलील हैं। कैसे लिखा जाता है यहाँ पे एलील को? तो HBA लिखा जाता है और HBS लिखा जाता है ना। तो 2 एलील हैं यहाँ पे। आप खुद ही बताओ, अगर जीन के पास 2 एलील है तो कितने एलीलिक पेयर होंगे? 3 होंगे। ठीक है। तो म्यूटेटेड जीन किस क्रोमोसोम पे है? 11 पे, है ना। जीन एक है तो आपको मालूम है कितने एलील होंगे? 2 होंगे। कौन कौन सा है? HBA है और HBS। ठीक है। अब जब 2 एलील होगा तो कितने एलीलिक पेयर होंगे? 3 होंगे। अब HBA HBA, HBA HBS और HBS HBS, है ना। आपको पहचानना है तो पहचानिए ये कौन सा कंडीशन होगा? HBA इसका डोमिनेंट एलील है, HBS इसका रेसेसिव एलील है ना। अब बताइए HBA HBA कौन सा कंडीशन होगा? हाँ, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है और ये डोमिनेंट कंडीशन है, होमोजाइगस डोमिनेंट। ये कौन सा कंडीशन होगा? हेटेरोजाइगस कंडीशन होगा। ये क्या होगा? होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन है। ये होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन। ठीक है। कोई भी रेसेसिव कैरेक्टर किस कंडीशन में एक्सप्रेस करता है? सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है। तो अगर हम इन 3 जीनोटाइप के बारे में बात करें, HBA HBA, HBA HBS, HBS और HBS, तो आप बताओ इसमें कौन अफेक्टेड होगा? किसको सिकल सेल एनीमिया होगा? इस इन तीनों जीनोटाइप में कौन सा इंडिविजुअल होगा जिसको सिकल सेल एनीमिया होगा? सिर्फ एक कंडीशन पॉसिबल है, वो कौन सा है? HBS और HBS। तो कहने का मतलब अगर आप सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करोगे तो ये अफेक्टेड है कि अनअफेक्टेड होगा? तो कहने का मतलब ये कैसा इंडिविजुअल होगा? नॉर्मल होगा। ठीक है। इधर देखिए ये क्या है? ये है सफरर, या इसको क्या बोलोगे? अफेक्टेड। तो सफरर है या अफेक्टेड है ये। ठीक है। इसको देखो, ये है हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। कोई खास बात है सिकल सेल एनीमिया के हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में? कौन सी कंडीशन होती है? कोडोमिनेंस होती है। आप याद करो, है ना। एबीओ ब्लड ग्रुप के अलावा जो एबी ब्लड ग्रुप है उसके अलावा दूसरा एग्जांपल क्या लिखा है? हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो यही इंडिविजुअल क्या है? हेटेरोजाइगस है। ठीक है। तो ये इंडिविजुअल ये सिकल सेल एनीमिक तो नहीं है, लेकिन ये इस बीमारी के लिए क्या है? कैरियर के जैसे। तो ये इस बीमारी के लिए जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है वो क्या है? कैरियर के जैसे। चलिए इधर आइए, आरबीसी के शेप के बारे में बात करिए। तो
अगला है शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी का शेप बताइए। आरबीसी का शेप कैसा आएगा इसमें? नॉर्मल। कैसा होता है नॉर्मल? राउंड एंड बाइकॉन्केव। यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये बीमार हो चुका है तो कौन सा शेप हो जाएगा? सिकल शेप। क्या हो जाएगा? सिकल शेप हो जाएगा। इधर आइए, इसमें बताइए। चलिए, एच बी एस की अगर आप बात करोगे, अगर इस इंडिविजुअल में आरबीसी आप देखना चाहोगे तो कैसा दिखेगा? राउंड बाई कॉन्केव दिखेगा कि सिकल शेप दिखेगा? क्यों दोनों? बिल्कुल सही, क्योंकि ये क्या है? ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। तो जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है सिकल सेल एनीमिया का, ये कोडोमिनेंस शो करता है। अब चूंकि ये कोडोमिनेंस शो करता है, इस वजह से आपको राउंड बाई कॉन्केव भी दिखेगा। राउंड बाई कॉन्केव प्लस साथ में सिकल शेप भी दिखेगा। पूरा नोट करना तुम लोग। तो राउंड बाई कॉन्केव और सिकल शेप दोनों दिखाई देगा। ठीक है? हाँ, पूछा जाए क्यों तो आप समझ गए ना क्यों ऐसा है। क्योंकि ये किसका एग्जांपल है? कोडोमिनेंस का एग्जांपल है ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। ठीक है? ये अफ्रीकन पॉपुलेशन में बीमारी बहुत कॉमन है, सिकल सेल एनीमिया। और अफ्रीकन पॉपुलेशन में कॉमन बीमारी एक और है, वो क्या है? मलेरिया। ठीक है? तो देखते हैं मलेरिया के बारे में, कैसे इन इंडिविजुअल्स को प्रभावित करता है मलेरिया। तो ये भी लाइनअप बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये कौन सा कंडीशन है? होमोजाइगस डोमिनेंट है ये। होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल मलेरिया से क्या होता है? सेंसिटिव होता है। इसको सिकल सेल एनीमिया तो नहीं है, लेकिन इसे बार बार क्या हो रहा है? मलेरिया। इधर देखो, ये जो इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है किससे? मलेरिया। ये सवाल याद रखना कि सिकल सेल एनीमिया का कौन सा इंडिविजुअल, कैसा इंडिविजुअल, मतलब होमोजाइगस की हेट्रोजाइगस, कौन रेजिस्टेंस है मलेरिया से? तो कौन रेजिस्टेंस है मलेरिया से? कौन? हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। ठीक है? चलिए, अब जो होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में है सिकल सेल एनीमिया, ये पर्सन बहुत लंबे समय तक जीवित ही नहीं रहता है ना। इनमें से ज्यादा इंडिविजुअल तो जो है इंट्रा यूटेराइन ही डेथ हो जाता है। इस वजह से इस जीन को क्या कंसीडर किया जा रहा है? यहाँ मलेरिया की बात ही नहीं करनी है। ठीक है? तो ये कैसा जीन है? लिथल जीन। लिथल जीन वो जीन है जो इंडिविजुअल का अर्ली स्टेज में ही क्या करा दे? डेथ करा दे। ठीक है? तो मैक्सिमम इंडिविजुअल जो है उनका इंट्रा यूटेराइन डेथ हो जाता है ना। तो बाहरी दुनिया में आ ही नहीं रहे हैं तो मलेरिया किस बात? तो ये एग्जांपल है किसका? लिथल। किसका? लिथल जीन का। ठीक है? तो कुछ सवाल ये थे यहाँ पे कि कैसा आरबीसी होगा, कैसा क्या है इसमें, कौन नॉर्मल है, कौन कैरियर है, कौन सफरर है। ठीक है? चलिए, तो इसके बाद समझेंगे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन क्यों ऐसा हो गया है। ठीक है? एनसीईआरटी का फोटो बाद में दिखा रहे हैं आपको, पहले इसको आप देखिए। तो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में एलिल के बारे में, ओरिजिनल एलिल और मॉडिफाइड एलिल। याद आया? ओरिजिनल एलिल और मॉडिफाइड या म्यूटेंट। ओरिजिनल को और क्या बोला जाता है? वाइल्ड टाइप। और क्या बोला जाता है?
अनमॉडिफाइड। और क्या बोला जाता है? फंक्शनिंग। चलिए इधर आइए, तो ये देखिए ये एक एलिल है, क्या नाम है इसका? HBA। ठीक है, ये ओरिजिनल एलिल है। इसी में क्या हो गया है? इसी में हो गया है म्यूटेशन। क्या हो गया है? म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन है हम लोग बाद में जानेंगे, फिलहाल ये पॉइंट म्यूटेशन तो है। व्हाट इज पॉइंट म्यूटेशन? एक सिंगल जीन में जब डिफेक्ट होता है तो उसे क्या बोला जाता है? पॉइंट म्यूटेशन। सिर्फ एक जीन में अगर, हाँ, पूरा मेंडेलियन डिसऑर्डर किसका एग्जांपल है? पॉइंट म्यूटेशन। जब भी एक सिंगल जीन में अफेक्ट होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? तो ये पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है। और इस म्यूटेशन की वजह से ये जो ओरिजिनल एलील है वो म्यूटेंट हो गया है। आपको मालूम है जो ओरिजिनल एलील होता है डोमिनेंट होता है, जो म्यूटेंट होता है वो क्या होता है? रेसेसिव होता है। शुरू में नोट किया था HBA क्या है? डोमिनेंट है। और HBS क्या है? रेसेसिव। अब अगर ये वाला एलील होगा तो जीन आपको ये दिख रहा है, पेयर ऑफ जीन HBA पेयर ऑफ एलील, तो क्या हो गया? ये जीन हो गया। तो ये किसका वाला जीन है? यहाँ पे दोनों एलील कौन से हैं? ओरिजिनल या नॉर्मल। ये कैसा जीन है? जहां पे दोनों एलील क्या है? म्यूटेंट है। ठीक, तो ये जीन नॉर्मल एलील को रख रहा है, ओरिजिनल एलील को रख रहा है, डोमिनेंट को रख रहा है। ये किसको रख रहा है? म्यूटेंट को रख रहा है, मॉडिफाइड को रख रहा है। ठीक है, और ये रेसेसिव को रख रहा है। चलिए, अब ये जीन है तो जीन का मतलब आप जानते ही हैं, क्या होता है जीन? सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो देखते हैं कि ये वाला जीन डीएनए पे किन न्यूक्लियोटाइड्स को दर्शा रहा है। और फिर हम देखेंगे ये वाला जो जीन है वो डीएनए के सेगमेंट में क्या दिखा रहा है। तो ये वाला जो जीन है HBA ये डीएनए के सेगमेंट में क्या दिखा रहा है? CTC, है ना? तो C क्या है? कौन सा नाइट्रोजन बेस होता है? हाँ, T क्या होता है? A क्या होता है? अभी जस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद न्यूक्लिक एसिड के बारे में, तो प्यूरिन और पिरिमिडिन के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल आपको ये याद रखना है। देखिए इधर, तो डीएनए में जब आप देखोगे तो आपको दिखाएगा CTC, याद रखना है ये। और अगर आप इस वाले जीन को देखोगे, कौन सा जीन? रेसेसिव जीन। ठीक है, वो जीन जिसके पास दोनों रेसेसिव एलील हैं तो आपको दिखेगा TAC। यहां क्या दिखा डीएनए पे? CTC। यहां क्या दिखा? ओके, अब हम देख रहे हैं आरएनए पे। चलिए mRNA, डीएनए पे इंफॉर्मेशन आगे जा रहा है mRNA से। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? GAG, और यहाँ पे क्या है? GUG। ओके, ये जो कोडान है, ये किस कोडान? 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो जीन है किस अमीनो एसिड को कोड कर रहा है? हाँ, ग्लूटामिक एसिड। और अगर ये है तो ये किसको कोड कर रहा है? किसको? वैलिन को। चलो, ये सब नॉर्मल है, ये पूरा सीक्वेंस नॉर्मल दिखा रहे हैं। नॉर्मल एलील, नॉर्मल जीन, नॉर्मल डीएनए, नॉर्मल आरएनए। जो अमीनो एसिड होना चाहिए था वो अमीनो एसिड अपने जगह पे है। तो शेप कैसा? राउंड एंड बाइकॉन्केव। कैसा शेप है? राउंड एंड बाइकॉन्केव। ठीक, ओके। चलिए ये देखिए, ये जो जीन है इसमें अगर आप छठे पोजीशन पे देखेंगे बीटा चेन पे तो आपको क्या दिखेगा? ग्लूटामिक, छठे पोजीशन पे। अब अगर ऐसा हो गया है तो छठे पोजीशन पे, बीटा चेन के छठे पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के जगह पे क्या दिखाई देगा? वैलिन दिखाई देगा। ठीक है, और इस बार जो आरबीसी का शेप है वो राउंड बाई कॉनकेव नहीं दिखाई देगा आपको। कैसा दिखाई देगा? सिकल शेप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सिकल शेप हो जाएगा। ठीक है,
तो सिकल सेल एनीमिया में डिफेक्ट कहां है, अल्फा चेन में है कि बीटा चेन में है? तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बीटा चेन में डिफेक्ट है। जबकि हम थैलेसीमिया पढ़ रहे थे तो अल्फा में भी डिफेक्ट हो सकता है और बीटा में। अल्फा में डिफेक्ट होगा तो बोला जाएगा अल्फा थैलेसीमिया, और बीटा में होगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कहां डिफेक्ट आ रहा है, बीटा चेन में। और बीटा चेन के किस पोजीशन पे, छठे पोजीशन पे डिफेक्ट आता है। क्या डिफेक्ट आ जाता है, अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा तो छठे पोजीशन पे क्या आएगा, ग्लूटामिक एसिड आएगा। लेकिन अगर अफेक्टेड है वो इंडिविजुअल, अगर एनीमिक हो गया, सिकल सेल एनीमिक हो गया है, तो आपको ग्लूटामिक एसिड नहीं दिखेगा, क्या दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या क्या याद किया। अगर आप डीएनए में डिफेक्ट देखेंगे तो देखिए कैसे याद रखेंगे। तो कटक के जगह पे आ गया है कैक, क ट क के जगह पे आ गया है कैक। अगर आरएनए में डिफेक्ट देखेंगे तो क्या है, कैक के जगह पे आ गया है गुग, कैक इज रिप्लेस्ड बाय गुग। और अमीनो एसिड में देखेंगे तो ग्लूटामिक एसिड के जगह पे क्या आ गया है, वेलिन आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अल्फा चेन में कोई डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट सिर्फ बीटा चेन में है, और बीटा चेन के किस पोजीशन पे है, छठे पोजीशन पे है। और क्या छठे पोजीशन पे डिफेक्ट आता है, ग्लूटामिक एसिड के जगह पे क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। तो होता क्या है, लो ऑक्सीजन टेंशन में जो हीमोग्लोबिन है वो पॉलीमराइज हो जाता है, और आरबीसी का शेप ही बदल जाता है। और शेप कैसा हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है। क्या हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है। तो सिकल शेप हो जाने से क्या दिक्कत होगी, ऑक्सीजन बाइंड ही नहीं हो पाएगा। और जब बाइंड नहीं हो पाएगा तो इन सेल्स की क्या होना शुरू हो जाएगा, क्लंपिंग होना शुरू, ठीक है। और सिकल सेप होने की वजह से जब ये आर्गन के कैपिलरी में जाएंगे तो कैपिलरी में जाके फंस जाएंगे, और जब वहां फंस जाएंगे तो ढेर सारे आरबीसी का क्या होगा, ब्रेक डाउन शुरू हो जाएगा। आरबीसी कम होगा, हीमोग्लोबिन का लॉस होगा, और हीमोग्लोबिन का लॉस किसका लॉस, किसका कारण बन जाएगा, तभी बीमारी का क्या नाम है, सिकल सेल, क्या नाम है, सिकल सेल एनीमिया नाम। क्या हो गया, कौन है यार, कौन चिल्लाया। देखिए क्या हो गया, इस डिफेक्ट की वजह से जो आरबीसी का शेप है वो कैसा हो गया है, इलांगेटेड सिकल शेप का हो गया है ना, हाशिया का। वैसे तो आरबीसी जो है वो क्या होता है, सॉफ्ट होगा, स्पॉन्जी होगा, लेकिन यहाँ देखो कैसा हो गया, रिजिड और हार्ड हो गया है, ठीक है। चिपक जाएगा कैपिलरी में, जब जाएगा किनके कैपिलरी में, कैपिलरी ऑफ आर्गन। तब ऐसे होने से आरबीसी का क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कारण किसका हो जाएगा, एनीमिया का। इसके अलावा बोन पेन और इन्फ्लेमेशन भी फीचर है इसका।
एबीओ ब्लड ग्रुप कितने जीन के द्वारा कंट्रोल्ड है? किस क्रोमोसोम पे होता है? 9 पे होता है, 9 पे। ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया कितने जीन से? 2 जीन से। याद रखिएगा, HbA और HbA1 और HbA2 किस क्रोमोसोम पे? 16 ना। बीटा थैलेसीमिया कितने जीन से? किस क्रोमोसोम पे? सिकल सेल एनीमिया कितने जीन से? एक होगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर में कितने जीन का डिफेक्ट होता है? एक का ही। आंसर तो एक ही होगा। ठीक है। और क्रोमोसोम नंबर बताइए। सिकल सेल एनीमिया में म्यूटेटेड जीन कहाँ है? किस क्रोमोसोम पे? 11 पे है। नोट नहीं किया क्या? 11 पे है। किस पे है? 11 पे। ये बताइए, प्रोजेनी में सिकल सेल एनीमिक आए उसके लिए कैसे पेरेंट होने चाहिए? दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट होने चाहिए, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और एक हेट्रोजाइगस होना चाहिए। क्या कंडीशन होगा तो प्रोजेनी के 3 जीनोटाइप है हमारे पास, कौन कौन सा? HbA, दूसरा जीनोटाइप क्या है? HbA, HbS, और तीसरा क्या है? HbS और HbS। कौन सा जीनोटाइप हो पेरेंट का जिससे प्रोजेनी में सिकल सेल एनीमिक दिखाई दे? हम होमोजाइगस इससे आएगा, इससे आएगा। पेरेंट नहीं हो सकता, बताया है अर्ली स्टेज में ही क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। सिकल सेल एनीमिया प्रोजेनी में प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों पेरेंट क्या हो? हेट्रोजाइगस। दोनों पेरेंट क्या होने चाहिए? हेट्रोजाइगस होंगे, तब आपको प्रोजेनी में सिकल सेल एनीमिक दिखाई देगा। चलिए अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या बना हुआ है और क्या क्या दिखा। ऑटोसोमल रेसिव ट्रेट होता है, आप जानते, कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन। क्या मतलब इसका? दोनों क्या हो? हेटेरोजाइगस हो। बाक्स बंद करो इसे, है ना? तो दोनों पार्टनर, दोनों जो पेरेंट है वो क्या हो? कैरियर हो। दैट मींस हेटेरोजाइगस हो। क्या हो? हेटेरोजाइगस हो। अच्छा, ये डिजीज कितने जीन से कंट्रोल होता है? एक जीन से। तभी तो क्या लिखा है? एक पेयर मतलब 2 एलील। कौन सा 2 एलील है? HbA और HbS है। 3 पॉसिबल जीनोटाइप होंगे, कौन कौन सा होगा? ये क्या है? होमोजाइगस रिसेसिव है। यही क्या है? डिजीज फिनोटाइप है। नोट किया था। ये देखो, ये हेट्रोजाइगस है। वैसे तो अनअफेक्टेड है, लेकिन इस डिजीज के लिए ये क्या है? कैरियर। क्या? चलिए, क्यों? क्योंकि दो में से एक एलील इसका क्या है? म्यूटेटेड है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है ट्रांसमिशन की? 50%। क्यों 50%? दो एलील है इसके पास, और दो में एक क्या है? म्यूटेटेड है, इस वजह से। ओके, अब सिकल सेल ट्रेट के बारे में दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? यहाँ पे क्या हुआ है? सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो किसका सब्स्टिट्यूशन हुआ है? ग्लूटामिक एसिड का। कौन आ गया है ग्लूटामिक एसिड के जगह पे? ये देखो, ये है बीटा चेन। छठे पोजीशन पे क्या है? ग्लू फॉर ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पे देखो क्या, यही सब्स्टिट्यूशन हुआ, यही सब्स्टिट्यूशन हुआ है। देखो, हमने ये आपको बताया है। डीएनए पे आप देखोगे तो कटक के जगह पे क्या आ गया है? गैग। आरएनए पे देखो, गैग के जगह पे क्या आ गया है? गुग। और ग्लूटामिक एसिड के जगह पे आ गया है कलिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है। यहां से कुछ भी बना के देते हैं, जैसे मान लो कभी कभी इसको यहां से हटा देंगे, यहां से ये हटा दिया, ठीक है, और यहां से ये हटा दिया।
है? कहेगा बताना ए सी डी क्या है, ऐसे सवाल देते हैं, याद रखिए। ठीक है, शेप देखिए, ये कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है, राउंड एंड बाइकॉन। वो कौन सा शेप, शेप। ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो इधर देखिए, ग्लू के जगह पे क्या आ गया है, बाल आ गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे। अच्छा, बीटा ग्लोबिन का ये कौन सा पोजीशन है, सिक्स पोजीशन है, भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल एनीमिया, क्या, सिकल सेल इंपॉर्टेंट है ये देखिए, जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है, कौन है म्यूटेंट हीमोग्लोबिन, यहां छठे पोजीशन पे क्या आ गया है, वेलिन आ गया, वो म्यूटेंट है, वो पॉलीमराइज हो जाता है। लो ऑक्सीजन टेंशन की हाई ऑक्सीजन, हाईलाइट करो, लो ऑक्सीजन टेंशन में क्या हो जाएगा ये, अरे लो ऑक्सीजन टेंशन, कहां ऑक्सीजन की कमी है, पर्सन की बॉडी में है, नहीं तो फिर बाइंड ही नहीं हो पा रहा है जितना बाइंड होना था, है ना। अगर पूरा बाइंड हो जाता तो उसको हम लोग हाई ऑक्सीजन टेंशन बोलते, ठीक, बाइंड ही नहीं हो रहा तो क्या बोला जाए, लो, ठीक है, रिलैक्स्ड बोला जाएगा, लो ऑक्सीजन, याद रखना, लो ऑक्सीजन टेंशन। तो शेप बाई कॉन्केव डिस्क से कैसा हो जाता है, elongated sickle like structure, ठीक है। देखो इधर, यहां देखना, भूलना नहीं, ये छठा पोजीशन है बीटा चेन का, कौन सा पोजीशन है, छठा पोजीशन, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम लोग, जी फॉर गो, कौन चला गया है, जी फॉर ग्लूटामिक एसिड, जी फॉर गो, गो मतलब जाना, तो जी फॉर गो, जी फॉर ग्लूटामिक एसिड, तो क्या चला गया है छठे पोजीशन से, जी गो, जी गो हो गया, तो क्या गो हो गया है, ग्लूटामिक एसिड, और किसका वेलकम है ना, बी से ही वेलकम मान लेते हैं, तो किसका वेलकम है, वेलिन का वेलकम, ठीक है। तो छठे पोजीशन पे क्या आ रहा है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सिकल सेल एनीमिया से कोई ना कोई सवाल देखने को। ठीक है, एनीप्लॉइडी का क्या कारण होता है,